to calculate the ratio. ये आ जाएगी कितनी आगे 2.2 into 10 to the power 10. आगे कहता है use the information to calculate the ratio. आपसे कहता है कि आप ये रेशियो निकाल लो. Gravitational field strength on the surface of the earth to the gravitational field strength at the location of TESS in the orbit. Gravitational field strength यानी small g on the surface of the earth and small g over there. सबसे पहले तो पहला मार्क आपको मिलेगा जब आप g का मेन फॉर्मूला लिखते हो which is gm upon gm upon r square. ये आपका हो गया पहला मार्क. अब सेकंड मार्क कि आप ये रेशियो कैसे निकालते हो. अब हम जानते हैं g की वैल्यू टेस्ट के मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करी, g और m पर डिपेंड करी और g और m दोनों कैसे रहेंगे कांस्टेंट. तो इसका मतलब है g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. तो मैं लिख सकता हूं g1 r1 स्क्वायर इज इक्वल टू g2 r2 स्क्वायर. g1 अपॉन g2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 का स्क्वायर. ठीक है. r2 हमें दिया हुआ है 2.4 into 10 to the power 8 और r1 दिया हुआ है 6.4 into 10 to the power 6. आ जाएगा रेशियो 1.4. सारे क्वेश्चन में दो सिग्निफिकेंट फिगर में दिए हुए ना वैल्यूज, जितना केजी मास सारी चीजें. अभी कहते हैं द पॉइंट पी रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट मास. कहते हैं ड्रॉ लाइंस टू रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड पी. हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव. तो दिस मींस कि कम से कम 4 एरोज यहां पर बनेंगे. ये आ गए 2. आगे कहते हैं अ मून इज सर्कुलर ऑर्बिट is in circular orbit around a planet. Explain why the path of the moon is circular. दो मार्क के लिए सबसे पहले आप बताओगे क्या. देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि मून अगर सर्कुलर मोशन में है तो एक फोर्स रिक्वायर्ड है which is acting toward the center. तो और वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा. तो पहले मार्क के लिए एग्जैक्टली हम बताएंगे कि here the gravitational force provides है. यहां बिल्कुल सही आ रहा है, यहां पर बहुत खराब आ रहा है. provides the required centripetal force. ठीक हो गया सर. ये मैंने साइज कम करने के लिए जगह कम दी है, वो आपको देगा 2 मार्क के लिए. कभी भी एक लाइन नहीं देगा आपसे, बहुत कम पैसे लेता है वो पेपर के लिए पर पेपर. तो मतलब मजाक कर रहे थे यार, तुम सीरियस हो जाते हो. अब आगे जनरली अगर हम चलें तो बेटे हम क्या बताएंगे. ये तो पहला पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे. सरकार इन्होंने बोला है कि व्हाई इट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट. तो आप बताओगे कि एंड दिस फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट. ठीक है. हेंस आगे हम कह सकते हैं कि एंड एक्स perpendicular to the orbit, perpendicular to velocity. ठीक है बेटे.
आगे कहते हैं many moons are in circular orbit about a planet. कहते हैं the angular velocity of the moon is omega when the orbit of the moon has a radius r about the planet. The figure shows the variation of r cube and 1 upon omega square. तो ये straight line through origin आ रही है. कहते हैं show that the mass of the planet is given by the expression. 2 मार्क के लिए आपको कह रहा है कि मास इसका इस पर्टिकुलर टर्म से आ रहा है. सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन होगी क्या. तो अगर मैं ग्रेडियंट यहाँ पर निकालना चाहूं तो दैट इज चेंज इन y व्हिच इज r क्यूब ओवर चेंज इन x 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर. तो ये हो जाएगा सरकार ओमेगा स्क्वायर r क्यूब इसका ग्रेडियंट है. सही है, ये हमने पहले फिगर आउट कर लिया. अब सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक ही बात कॉमन है और वो ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड gravitational force provides the required centripetal force. वहीं से स्टार्ट करेंगे कि here the gravitational force is providing the centripetal force. So gravitational force is gm m upon r square और centripetal force is mr w square. So I think m से m कैंसिल हो गया. कैपिटल m को अगर मुझे सब्जेक्ट बनाना है so that is gonna be r cube omega square upon g. तो ऊपर हमने r क्यूब ओमेगा स्क्वायर क्या लिखा था ग्रेडियंट, लेकिन ये आपको दिखाना पड़ेगा निकाल के. सो m would be the gradient upon. ठीक है, आगे कहता है बेटे the figure shows the expression to show that the mass of the planet is इतना. इसकी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके मास निकाल लें तो हम 2 पॉइंट्स लेके ग्रेडियंट निकाल लेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और उसको डिवाइड करा देंगे किससे g से. स्किप कर दूं, मैंने लिखा था एंड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तब जब फोर्स जो है वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर एक्ट करेगी है, उसी को टेंजेंट कहेंगे. अब कहते हैं डिटरमिन द स्पीड ऑफ अ मून इन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट विद एन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इतना. कहते हैं अगर ऑर्बिटल रेडियस ये है तो उसकी स्पीड बता दें. सेम एक्सप्रेशन के सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू, लेकिन इस दफा हम लिखेंगे mv स्क्वायर ओवर r. m से m कैंसिल. ठीक है, वैल्यूज पुट इन नहीं कर रहे, बस इसको वैसे ही देख लेते हैं. स्क्वायर से कैंसिल तो v स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन या अंडर रूट gm अपॉन r. लेकिन 3 मार्क के लिए आपको ये ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते. समझ आ गई? g पता है, मास पता है, रेडियस इन्होंने दे दिया, निकाल लो. ठीक है, आगे आ जाओ. कहते हैं show that the period of the orbit of the satellite is given by the expression where g is gravitational constant. Explain your working. 3 मार्क के लिए अगेन वही चीज. हाँ जी, centripetal force is given by the gravitational force. centripetal force को क्या लिख देंगे mr ओमेगा स्क्वायर. दिस इज g m1 m2 ओवर r स्क्वायर. रट गया होगा, m से m कैंसिल तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं 2 pi over t and this is gonna be gm upon r cube. तो ये t स्क्वायर हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो 4 pi स्क्वायर r क्यूब अपॉन gm इज इक्वल टू t स्क्वायर. सही. कहते हैं सैटेलाइट in geostationary orbit appears to remain above the same point on the earth. It has a time period of 24 hours. State two other features of geostationary. बोलो. geostationary हमेशा इक्वेटोरियल ऑर्बिट में होती है. ठीक है, it orbits right above the equator. आगे कहता है सेकंड वाला डायरेक्शन क्या होगी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट. एंटी क्लॉकवाइज जो है वो अलग अलग डिग्रीज पर भी वेरी कर सकता है. ठीक है,
तो वेस्ट टू ईस्ट लिखना ज्यादा बेहतर है। सो इट इज वेस्ट टू ईस्ट। और दूसरा मैंने क्या बता दिया था, इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है इसका, इक्वेटर के ऊपर ऑर्बिट करेगी। कहते हैं यूज एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द रेडियस ऑफ द जियोस्टेशनरी मास, आपको गिवन है। और क्या गिवन है, क्या क्या लिखो, एक ही बात नहीं, वो है ना दो। अच्छा देखो, रेडियस आपको अगर निकालना है पूरे सर्कुलर मोशन में, एक ही फॉर्मूला लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अब हमें यहाँ पर गिवन क्या है, ऊपर इन्होंने इसका टाइम पीरियड बताया है, तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर डेरिवेशन हमने करी है टी की, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर जी एम। सही है, आर जो है वो रेडियस है, बाकी सब कुछ हमें पता है, सेम इक्वेशन उठाकर पुट कर देंगे। सही है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, आर हमें निकालना है, अलग कर दिया, बाकी जी एम हर चीज गिवन है। टी 24 आवर्स है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻²4, आंसर इज देयर। ठीक हो गया। आगे कहते हैं अ ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट अबव द अर्थ सरफेस। कहते हैं द रेडियस ऑफ द अर्थ इज इतना, यूज योर आंसर इन पार्ट बी एंड द एक्सप्रेशन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, तो इसका मतलब है T1 स्क्वायर ओवर R1 क्यूब इज इक्वल टू T2 स्क्वायर ओवर R2 क्यूब इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है, हमने ऊपर एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड और रेडियस निकाला है, ये दूसरी सैटेलाइट है, क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, रेडियस इसका दिया हुआ है लेकिन किलोमीटर्स में, ये देख लीजिएगा ऊपर वाले का रेडियस क्या आ रहा है, हमें पीरियड निकालना है और ये कह रहा है एट हाइट अबव द अर्थ सरफेस, बिल्कुल ऐड होगा। तो T1 आपके पास ऊपर वाली सैटेलाइट का 24 आवर्स था, तो हम इसको 24 आवर्स ही लिख देते हैं क्योंकि वो आवर्स आवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसकी जगह 24 लिख देता हूँ, 24 का स्क्वायर, और उसका जो रेडियस था दैट वाज, ये हमें पता है, मैंने कैलकुलेट नहीं करा। नए वाले का टाइम पीरियड हमें निकालना है, और इसका जो रेडियस है, इसके अंदर नॉर्मली हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴, लेकिन ये अबव द अर्थ सरफेस है। इसका मतलब बेटे कि अगर ये अर्थ की सरफेस है और सैटेलाइट कहीं यहां पर है, तो अर्थ की सरफेस से इतना डिस्टेंस ऊपर 2 × 10⁻⁴ है, तो सेंटर से निकालने के लिए आपको डेफिनेटली रेडियस ऑफ द अर्थ इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और रेडियस ऑफ द अर्थ आपको गिवन है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 6.4 × 10⁻³ ये किलोमीटर्स में, तो मीटर्स में चेंज करूंगा, ये हो जाएगा 10⁻⁶, प्लस ये भी किलोमीटर्स में 2 × 10⁻⁷। ऊपर वाला जो रेडियस है ये अगर है, तो आप इसकी जगह डायरेक्टली लिख लोगे क्यूब। ठीक है, ये सेम है, ये वाला छोड़ देते हैं। ग्रेविटेशन का पार्ट है, हम सर्कुलर मोशन करते हैं, आने तो दें, उसमें है सब।
अब बेटे आ जाए, बाइनरी स्टार का हमारे पास एक क्वेश्चन है। बाइनरी स्टार खत्म करेंगे, उसके बाद सैटेलाइट वाले छोड़ दूंगा आपके लिए मैं, और फिर जाते हैं। हाँ? ये 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 वाला यही तो है। ग्राफ कहाँ है? हमें ये वाला करा था बेटे। ये देखें जी, ये कह रहे हैं बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ द टू स्टार्स ए एंड बी, दे ऑर्बिट वन अनदर। कहते हैं एक्सप्लेन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द स्टार हैज द सेम मैग्नीट्यूड। अब बाइनरी स्टार्स के बारे में हम क्या जानते हैं? हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि बाइनरी स्टार्स दो स्टार्स होते हैं जो एक कॉमन पॉइंट, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट मोशन शुरू कर देते हैं। वहां पर कोई सोर्स मास नहीं, तो उसको इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि एक स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे स्टार के लिए क्या बन जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि व्हाई द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द स्टार्स आर कांस्टेंट। बोलो। पहला पॉइंट तो यही है, आप बताएंगे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमेशा से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं। देखो पहला पॉइंट ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे ही है। अब ये कहता है दोनों की सेंट्रीपिटल फोर्सेस इक्वल क्यों है? क्योंकि न्यूटन ये कहता है कि अगर आपके पास दो मासेस हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अर्थ और मून है। ठीक है, अब अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? G m1m2/r²। जितने दोनों के मासेस, अब मैं अर्थ पर बैठा खड़ा, मैंने कहा चलो इनके बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, तो ये फॉर्मूला लगेगा G m1m2/r²। मैं चला जाऊं मून पर और फिर मैं इन दोनों के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूं तो क्या डिफरेंट आएगी? नहीं। तो हम यही बताएंगे कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, या ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, और दोनों की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी है? सेम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। इसीलिए दोनों की सेंट्रीपिटल फोर्सेस भी कैसी होंगी? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट कि हियर पहला मार्क हम ये बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इधर देखें, ठीक है, ये वन मार्क हो गया। एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे एंड gravitational force is constant according to Newton's law of gravitation। ठीक है, आगे कहता है बेटे द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अ स्टार इज 4 years। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड निकालने के लिए W इज इक्वल टू 2π/t। टाइम पीरियड ईयर्स में दिया हुआ, उसको हम चेंज कर लेंगे, दैट्स इट। आगे कहते हैं द सेपरेशन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द स्टार इज इतना, the mass of the star A is ma and the mass of the star B is mb, determine the distance d। अब हमने ऊपर क्या बताया कि दोनों की सेंट्रीपिटल फोर्सेस सेम है, ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ A इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ B। अब अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? ma, यानी कि mr ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर भी क्या लिख दूंगा? mr ओमेगा स्क्वायर। बाइनरी स्टार्स में दोनों का टाइम पीरियड कैसा रहता है? सेम। तो एंगुलर स्पीड कैसी रहेगी? तो हम ही कह सकते हैं कि हेंस अगर मुझे निकालना है ma/mb, तो दिस विल बी थ्योरेटिकली इक्वल टू rb/ra।
ठीक है, हाँ तो रेशो की जगह थे, इसीलिए तो रेशो बनाया कि 3 पुट कर दूंगा। तो इस रेशो की जगह मुझे 3 दिया हुआ है और मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस डी। यहां देख लो भाई क्या है, रेडियस ऑफ स्टार ए, सही है। डी जो है वो सेंटर से, यानी कि सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ द स्टार तक का डिस्टेंस है, तो दिस इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ ए। तो ए का रेडियस मुझे निकालना है। सेपरेशन ऑफ द सेंटर्स अगर हमें गिवन है, तो मैं इसको अगर निकालना चाहूं विच इज रेडियस ऑफ बी, तो मैं क्या कह सकता हूं, दिस इज 2.8 इंटू 10 टू द पावर, आगे मैंने भाई डी की टर्म्स में आएगा, इक्वेशन सब्जेक्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आर ए जो है वो हमारे पास बी है, तो आर बी जो है वो 2.8 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस डी है। डी को सॉल्व कर लेंगे, सही है। कहते हैं यूज योर आंसर्स टू डिटरमाइन द मास ऑफ द स्टार बी, एक्सप्लेन योर वर्किंग। वही रेशियो दोबारा इस्तेमाल करेंगे। जी देखें, ये मैंने आपको क्लियरली लिखवाया था कि ग्रेविटेशन में, बाइनरी स्टार में, वी नो दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ वन स्टार प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द अदर स्टार। अब किसका मास आपको निकालना है, बी का, तो जिसका मास निकालना होगा उसी की क्या ले लेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब है मैं यहां लिखना चाह रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बी इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए। बी की ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए आर ओमेगा स्क्वायर। ये आर क्या है, सेपरेशन है, और वो क्या है, रेडियस ऑफ ए। एम ए से एम ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक ही चीज बनी विच इज एम बी, ठीक है। ओमेगा अगर नहीं कैलकुलेट हुआ हुआ तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी, सही है। जो हमने ऊपर निकाला था ना आर ए के लिए डी, वही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, दिस इज डी। और ये जो आर है, ये दोनों के बिटवीन सेपरेशन है 2.8 इंटू 10 टू द पावर 8, लेकिन वो किलोमीटर में, बस ये याद रखना। सिमिलर है ये क्वेश्चन, क्या है, बहुत सारे जिसमें बने हैं वो अलग, ये सारे बाइनरी स्टार के। ये करवा दूं, ये कह रहे हो, नहीं नहीं, ये सारे बाइनरी के हैं, ये उसी पैटर्न पर होंगे। कुछ डिफरेंट आ जाता है तो देख लेते हैं। देखो सैटेलाइट की एक्सप्रेशंस और ये सब छोड़ के मत जाना भाई। ऊपर एक्स क्यूब ओवर टी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का एक क्वेश्चन किया ना,
ग्राफ वाला, जिसमें ग्रेडियंट जो था वो आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्वेश्चन ये वाला ग्राफ वाला एक देख लेते हैं। स्ट्रेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आई थिंक इसको छोड़ देते हैं। क्या है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the 2 point masses and is inversely proportional to square of separation between them. आगे कहता है some of the planets in the solar system have several moons that have circular orbits about the planet and each of its moon may be considered to be point masses. कहते हैं show that the radius of the moon's orbit is related to the period of the orbit of the expression where g is the gravitation constant and m is the mass of the planet. Explain your working. सबसे पहले क्या बताओगे? एक्सप्लेन योर रीजनिंग बोले ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया? तो आगे इसी को ड्राइव कर लोगे, करके दिखाओ है? ये कहते हैं यूज द फिगर एंड एक्सप्रेशन टू डिटरमिन द मास ऑफ द नेपट्यून। 4 मार्क। सरकार ये ग्राफ के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ग्रेडियंट कैसे, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले दिखा दूं कि भाई इसका ग्रेडियंट क्या होगा, तो ग्रेडियंट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन, ये ग्रेडियंट है। अब ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं उठाऊं, gm इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एक्स क्यूब फोर पाई नहीं है, ये इक्वेशन है। अब इधर देखें, सबसे पहले तो बेटे मैं दोबारा इस इक्वेशन को लिखता हूं, जी एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अलग कर दें और ये एक्स क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? तो आप इस ग्राफ का निकालेंगे ग्रेडियंट और मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 4 पाई स्क्वायर से। दैट्स इट। हाँ, डिवाइडेड बाय जी करना पड़ेगा, मास निकालना है, ठीक है? सो दिस इज गोना बी 4 पाई स्क्वायर टाइम्स द ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय जी। लेकिन ये तीनों चीजें दिखानी पड़ेंगी आपको, ग्रेडियंट निकालकर और फिर ये एक्सप्रेशन लिखकर, एंड देन यू विल फाइंड आउट द ग्रेडियंट। कल वैसे आने से पहले अगर जैसे कैपेसिटेंस तो मैं कोशिश करूंगा दोपहर में करवा दूंगा, और यहाँ आने से पहले जो है वो थर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड रिवाइज करके आना। तो थर्मल में मैं तुम्हें स्पेसिफिकली बता दूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो एक एक्सपेरिमेंट करवाया था, उसका स्पेसिफिक फॉर्मूला लिख पाया था सर, उसके अलावा कुछ भी। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यार कि दो अलग अलग पावर का रिपीट करके जब हम एवरेज लेते हैं खत्म नहीं कराया है, सिर्फ करके ये बता रहा हूं कि इसको याद आ गया, मुझे प्रेजेंट में करा जाकर कैपेसिटेंस रिवाइज कर लेना, दोबारा कैपेसिटेंस करा दूंगा। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस और थर्मल कोशिश करेंगे। अब आइडियल गैसेस में देखो, हमें पता होना चाहिए कि आइडियल गैसेस में जब तक आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ रहा है तो मसले मसाइल हुए, लेकिन जहां पर मोलर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है आपको सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो इस तरह से ये अगर हमारे 5 से 6 टॉपिक और एग्जाम के 4 सवाल 5 सवाल खत्म हो जाए। इससे वो थर्मल में
मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर जब तक इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आ रहे हैं और उधर प्रेशर और ये सब आसान समझ रहा है सर। आइडियल गैस का मसला केमिस्ट्री वाली वो तो बहुत आसान होता है। केमिस्ट्री वाली भी तो मसले नहीं सारे तुमसे कर पाएंगे मतलब वो तो जाते हैं एनर्जी का उसमें ना कौन है बाकी बस एना मोने ने कोई मोने बस अच्छा बेटे सवाल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अच्छा देखो जो रीजनिंग है ना जैसे तुमने भी एक रीजन बताया कि नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ वो मैं आपको कल इंशाल्लाह प्रोवाइड करता हूँ। हर टॉपिक के जैसे जैसे होते जाएंगे मैं आपको देता जाऊँ। वैसे मैं देख लेता हूँ एक मिनट शायद मैंने बनाए हुए भी हो। होल्ड ऑन नेगेटिव के रीजन ये सब मैंने डाल दिए हैं। सर ये आपको दे दूं आप टेंशन इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा रह गए हैं उसमें टाइम नहीं मिल रहा था मिल रहा है तुम करो। अच्छा सवाल देखो ये आपसे कहते हैं स्टेट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द ग्रेविटेशन। लेकिन बीच में जो सवाल छोड़े हैं भाई उसको कंप्लीट कर लेना। और जिनको बहुत है कि मतलब ये कि मैं ईयरली या इस टाइप के क्वेश्चंस कर लूँ ये ना करूँ आपकी चॉइस है। आप अगर वो लेवल से मेरे साथ हैं तो मैं कभी ईयरली कराते ही नहीं है। आप उसको अपनी टाइमिंग दे के दे दें जिसको पूरा मैं कराता हूँ उसकी टाइमिंग इज नॉट एन इशू। अभी सारी चीजें अगर आपको आ गई आपका सच का मोशन ग्रेविटेशन आप प्रिपेयर हो गए इसमें कोई नई चीज ना आएगी और ना आपको प्रिपेयर स्कूल में पूछ रही है लेकिन वो डेस्क वाले सवाल होते हैं जिसमें वो लीडर के ऊपर वो पॉइंट लगाते थे लास्ट ईयर आ चुका है टेंशन मत ले इसीलिए मैंने डाले नहीं इसमें छोड़ तो अनिकल के सवाल है इस वाला क्वेश्चन करवा दूंगा वो इसी पर्पस के लिए मैंने डाला नहीं था। अभी इधर देखो कहते हैं एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बतवा दें बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस अराउंड एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मेटल स्फीयर। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती क्या है। The direction in which a positive test point charge experiences force वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और इसी वजह से पॉजिटिव से आउटवर्ड्स और नेगेटिव की तरफ इनवर्ड्स होती है। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म का हम कंसीडर कर सकते हैं। ये कहते हैं इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन में एक सिमिलैरिटी बता दें। दोनों ही सरफेस पर क्या होती है टेंजेंट दोनों ही रेडियल होती है। कैन आई से दैट सर ये वही वाली बात आपकी ठीक है खैर तो हम ये कह सकते हैं कि पहला वाला पॉइंट तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइंस आर रेडियल। डिफरेंस ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ अट्रैक्टिव होती है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ ये पूछे ही नहीं इन्होंने यहाँ पे सवाल पढ़ लें ये नहीं पूछा हूं उन्होंने पूछा है अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है कुछ है उन्होंने कहा अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर के बताएं आप। ग्रेविटेशनल फील्ड पॉजिटिव स्फीयर चार्ज की होगी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर और पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द सेंटर। तो थोड़ा बोंगियां कम मारिएगा। अब यहां पर अगर मैं लिख दूं तो आई कैन राइट है अच्छा किस बात टैबलेट का मसला नहीं बेटे फायर ये इस तरह से ये खिंचा हुआ है ना वो रोस्ट्रम बहुत बड़ा है असल
आप यहाँ पर उठा लो, इसको पकड़ लो, डू योर जॉब। नहीं नहीं, तो खैर ग्रेविटेशनल फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब बेटे कहते हैं ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले तो आप ये देखें कि दोनों तरफ सेम डिस्टेंस है। आगे कहता है अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज पोजीशनड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, a fixed point x, and an identical positive point charge is positioned at a fixed point y. कहते हैं the charges are separated in vacuum by a distance of 10 centimeters. The point A and B are on the line xy. Point A is at a distance of 2.5 and point B is at a distance of itna. कहते हैं the electric field strength at the point A is itna. Calculate the charge. दोनों charges identical हैं, ठीक है। कहता है चार्ज बता दो। हम ये देखेंगे गिवन क्या है। गिवन ये कि एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, ऐसे ही बेटे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है तो मैं इसी को इस्तेमाल करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था? बेटे सबसे पहले तो यहां ये देखें कि दो चार्जेस हैं, यानी कि दोनों चार्जेस की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक स्केलर है कि वेक्टर? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है। तो आपको बिल्कुल बेटे सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जरा रिकॉल कर लें। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, या हमने इसको इस तरीके से किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ था फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स क्या है? वेक्टर। तो हमने ये डिस्कस किया था जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी डायरेक्शन, ठीक है। तो अब किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं? हर चार्ज की वजह से इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं और फिर दोनों को क्या करा देते हैं? डिपेंड करता है। अगर आप डिफरेंस निकाल लें तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि इन्होंने कहा पॉइंट ए पर, तो अगर आप वहां पर जाकर भूल जाए तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि बेटे प्लस चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी यही डायरेक्शन है। इस वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और यही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी डायरेक्शन होगी। तो हम ये देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन ऑपोजिट है। किसी भी दो वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट निकालना हो और उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं तो दोनों हम क्या करा देते हैं? सबट्रैक्ट। तो ये डायग्राम बताएगा, वेक्टर्स देखकर पता चलाएंगे हम कि हमने ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमें जो बात याद रखनी वो ये कि वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ईच चार्ज और फिर हम उनको क्या कर देंगे? बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन ऐड या सबट्रैक्ट, तो हमें रिजल्टेंट मिल जाता है। तो हम पहले से नहीं कह सकते कि ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट, गेट इट? तो हमें इनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे चाहिए रिजल्टेंट, देखिएगा बेटे रिजल्टेंट चाहिए तो मैं कह देता हूं ये वाला ए है, नहीं है ये तो दिया, ठीक है, एक्स और वो पॉइंट वाई है। तो हम कह सकते हैं दिस कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू वाई, सही है। अब रिजल्टेंट मुझे गिवन है विच इज 4.1 into 10 to the power minus 5 electric field strength due to the charge at x at a point A। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दूंगा? 9 into 10 to the power 9। सो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज q है और डिस्टेंस कितना है?
2.5 कितना हो जाएगा 0.025 का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले का चार्ज भी क्यू है और वहां से इसका डिस्टेंस कितना है 7.5। कैन आई से दैट, मतलब 0.075 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब और से सुनो, देखो ऑन एंड ऑफ एएस का पेपर थोड़ा दूर है, 20 को है, और ओ लेवल्स का भी एटीपी है, तो उनको हम मुकाते रहेंगे, लेकिन आप आइएगा, ये मैं आपको इन डेज में ये सब जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट स्टफ, जो भी जितना स्टफ है सब मैं रिकैप करवाऊंगा। आप खुद लेके बैठेंगे, ये आपको आपका टाइम खाएगा, और जैसे ये हो जाएगा उसके बाद जो 4-5 दिन हमारे पास होंगे उसमें P5 है। 20 को 20 को, क्योंकि मुझे इस तरह से याद है 20 को मेरे 3 पेपर है, ओ लेवल्स का एटीपी भी उस दिन है, एएस का पेपर 2 भी उस दिन है, और आपका P5 भी उस दिन। P5 का भी नहीं, P4 के बाद पढ़ेंगे भाई, 15 के बाद, अभी P5 की पढ़े। P5 में ऐसा होगा कि मैं आपको जैसे समझाकर या कुछ क्वेश्चंस करवा के आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनके प्रिंट दूंगा, आप उसका ग्राफ और हर चीज टाइमिंग के साथ मुझे लिखकर लाके दिखाएंगे। मेरे यहाँ बनाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप मुझे ये ना बताएंगे यार मुझे ये मसला हो रहा है। जैसे हमें P5 में ज्यादातर किस चीज पर काम करना है, हमें अनसर्टेनिटी पर काम करना है, हमें जितने इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं P1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए उनको देखना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अपनी स्पीड बनानी है। एरर बार से आप कैसे बनाते हैं, और जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कॉमन है। P5 क्वेश्चन नंबर 15 तारीख के बाद। अबे भाई 15 तारीख के बाद पूछ लेना ना। सर आपको यही तो कह रहा हूँ, मैं आपको दूंगा, आप सॉल्व करके लेकर आओगे, हम चेक कर। अच्छा इधर देखें, तो बेटे हम इसका फॉर्मूला मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं कॉमन निकाल लूं, क्यू भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 1/0.025 का स्क्वायर माइनस 1/0.075 का स्क्वायर। इधर देखिए, अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं इरेज कर रहा हूं और डायरेक्टली इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं 9 × 10⁻⁹। तो बेटे इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल बच गया है, विच इज क्यू, तो वी कैन गेट द वैल्यू। ये 3 मार्क का इसीलिए पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिखकर दिखाओगे बेटे, उसके बाद यू गोना गेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, और फिर थर्ड मार्क सब्स्टिट्यूशन एंड द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया है? क्या चीज? हमारा कोई कंसर्न नहीं, आने दें हमें, जब हमें पता है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, आने भी दें तो कोई मसला नहीं। भाई ये नहीं आएगा माइनस, क्योंकि मुझे पता है कि पॉइंट ए पर एक्स की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और वाई की तरफ से कम होगी जी, तो ये नहीं आएगा माइनस। बेटे देखो, इन्होंने आपको जब बताया द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द पॉइंट ए इज दिस, डिड दे से ड्यू टू एनी पर्टिकुलर चार्ज, so that means this is resulted electric field strength। सही है? कौन सी चीज दोबारा बताऊं? हो गई। आगे कहते हैं sketch the variation of the electric field strength E with the distance d from A to B। सबसे पहले तो ये बात का ख्याल रखें कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी है? ऑपोजिट। तो ये ग्राफ हमारा दोनों साइड पर बनेगा। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि d is the distance between them। तो बेटे इनके बिटवीन डिस्टेंस टोटल क्या है? 10 सेंटीमीटर्स, ये 5 सेंटीमीटर्स का है। अच्छा दूसरी चीज इन्होंने बताया फ्रॉम ए टू बी है, और ए से बी वाकई 5 सेंटीमीटर्स का गैप है। तो अगर पॉइंट ए को हम कंसिडर करें तो ये क्यू की वैल्यू किसी ने निकाली है तो बताओ? 3.2 into 10⁻⁻80 कूलम्स। ठीक है,
तो अगर मैं 0 की बात कर रहा हूं तो ये 0 नहीं, पॉइंट ए है, और अगर मैं 5 की बात कर रहा हूं तो ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये क्या है, रिजल्टेंट का ग्राफ होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता। तो अब मैं जानता हूं कि ए पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटे इन्होंने मुझे निकाल कर दी हुई है, विच इज 4.1 इंटू 10 टू द पावर -5। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करूंगा, 4.1 इंटू 10 टू द पावर -5, तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका, ये यही चेक करें। अच्छा, दूसरी चीज, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो जब आप पॉइंट बी पर आते हैं तो पॉइंट बी की कंडीशंस भी बिल्कुल वैसी हैं। जब आप ए पर थे तो एक से 2.5 और दूसरे से 7.5 पर दूर थे। जब आप पॉइंट बी पर आएंगे तो भी आप एक से 2.5 और दूसरे से 7.5 दूर होंगे। लेकिन जब आप ए पर थे तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर थी, तो आपने इसको पॉजिटिव बोला। लेकिन जब आप बी पर जाएंगे तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, जिसको आपने कहा था बी। सो दैट इज वाई बी पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी 4.1 ही होगी, लेकिन नेगेटिव साइड पर। और इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में हमारे पास होगा कौन सा पॉइंट, नल पॉइंट, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बीच में कैसी हो जाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसका मतलब है एग्जैक्टली 2.5 पर हमारे पास। तो अब मैंने सिर्फ इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। कोई और पॉइंट रिक्वायर्ड है बीच में? कोई कैलकुलेशन उसकी नहीं कर सकते, बहुत ठीक है। बेटा क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है। देखो, जब आप 2.5 यानी एग्जैक्टली बीच में आओगे तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी होगी, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी होगी। ठीक हो गया, और दोनों के चार्जेस भी सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यानी अगर एक की +5 है तो दूसरे की -5 हो जाएगी, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यही सारे पॉइंट्स तुम्हें मैं उसके नोट्स के अंदर लिख कर दूंगा कि अगर दो सेम चार्जेस हैं तो ये पॉइंट याद रखें, दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये पॉइंट याद रखें। जीरो नहीं होता कभी। अच्छा, ये कहते हैं स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस एट ए। ये जो इसका डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है ना, यू हैव टू फोकस ऑन दिस। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजेस the charge to move from rest along the line AB. Describe the acceleration of the charge as it moves from A to B. कहते हैं जैसे ही वो A से B पर आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट कराती है। डिस्क्राइब करें एक्सेलरेशन को। तो हम ये देखते हैं कि मान लो अब अगर ये बेटे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सही, ये पॉइंट एक्स था और ये पॉइंट वाई था। यहां पर एक चार्ज है, इसको हमने एक्स कह दिया, और यहां पर चार्ज था, हमने वाई कह दिया। ठीक है, पॉइंट ए पर अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को रख देते हो, आपने कहा जी ये है चार्ज पार्टिकल, तो यार मैं ये कहता हूं कि यहां पर पॉजिटिव टेस्ट पॉइंट चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको भी क्या करेगा, पॉजिटिव ही बोला ना इन्होंने। ठीक है, इस प्लेस एट ए यानी कि रेस्ट में, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। लेकिन पॉइंट ए पर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो इसका मतलब है ये अपने ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही ये पहुंचेगा मिड में, तो दोनों फोर्सेस कैसी हो जाएंगी, इक्वल। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। अब जरा रुकिएगा, तो इसका मतलब है जब ये ए से मिड की तरफ जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी। सही। अब जब मैं मिड से आगे किसी इस जगह की बात करता हूं, तो अब मैं कह सकता हूं कि भाई इसकी जो फोर्स है ये वीक हो गई, क्योंकि ये उससे दूर आ गया।
और ये पॉइंट वाई से करीब आ गया, तो इसकी फोर्स कैसी हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। तो अब मुझे बताओ यहां पर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसका मतलब है ए से लेकर मिड तक रिजल्टेंट फोर्स कंपैरेटिवली हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीज करती जाएगी, और जीरो हो जाएगी तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करती जाएगी। लेकिन बेटे एक्सेलरेशन का मतलब है कि स्पीड करनी है, स्पीड करें, ठीक है। लेकिन मिड के बाद रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्स। अब ये चार्ज मूव कर रहा है आगे, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स पीछे है, तो हम ये कह सकते हैं अब ये क्या करेगा, डिसेलरेट करेगा। ठीक हो गया। तो अगर मैं स्पीड की टर्म में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ए से लेकर मिड तक स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और बी से मिड से लेकर आगे तक स्पीड क्या होती जाएगी, इसकी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया। अब ये 2 मार्क का मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूं, सबसे पहले द एक्सेलरेशन decreases to 0, सही है, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू 0 कहां होगी, एट मिड पॉइंट। आगे अगर हम चलें, सेकंड मार्क किस में मिलेगा, अब इसके बाद रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो हम कहेंगे द एक्सेलरेशन इंक्रीजेस बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आप उसको डिसेलरेशन, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। इट देन इंक्रीजेस इन, क्या हो गया भाई, लड़कियां थोड़ी हैं कोई कि उनको घर पहुंचना है और कोई लेने खड़ा हुआ है, 10-11 बजे तक बैठो। ठीक है, मेक सेंस। क्लियर हो गया। तो तुम्हारे सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर, लेकिन कल जब आएंगे तो बता के आइएगा, क्योंकि हमें पता नहीं था, मसले मसाइल भी चल रहे हैं ना, आपको पता है। तो बेटे कल इसी टाइम पर आप लोग रुकिएगा, इसी टाइम पर इसको स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, कल दोपहर में भी एक क्लास होगी कैपेसिटेंस की,